हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक वेदांत से चैप्टर नंबर 4 की पार्ट 3। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने 10 जुलाई को एने फ्रैंक ने जो लिखा था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 28 नवंबर को एने फ्रैंक ने जो अपनी डायरी में लिखा था उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डायरी में जो इम्पॉर्टेंट दिन थे, जो घटनाएं मेंशन थी, जो इम्पॉर्टेंट डे थे, उन्हीं को आपके चैप्टर में मेंशन किया गया है। इसलिए 10 जुलाई से डायरेक्ट अब हम 28 नवंबर के बारे में पढ़ेंगे कि 28 नवंबर को एने फ्रैंक ने अपने डायरी में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। एने फ्रैंक कहती हैं कि इन दिनों, यानी कि जब वो छुपे हुए थे अनजान जगह में, उन दिनों उन्होंने बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। और वो कहती हैं कि जितना राशन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, राशन से ज़्यादा उन्होंने बिजली का इस्तेमाल किया था। नतीजा ये होगा कि और अधिक किफ़ायत और हो सकता है बिजली भी कट जाए। एने फ्रैंक लिखती हैं कि चूँकि हम लोगों ने बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, नतीजा ये भी हो सकता है कि उनके यहाँ जो बिजली थी वो भी कट जाए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि उस वक्त किसका युद्ध चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और जो हिटलर का शासन था और वो यहूदियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। इसलिए एने फ्रैंक कहती हैं कि ये हो सकता है कि बिजली भी कट जाए। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं, कितना मज़ेदार ख्याल है, नहीं क्या? वो लिखती हैं कि एक पखवाड़े के लिए, यहाँ पर उन्होंने एक कम्युनिटी को लेकर कहा है कि यहूदी कम्युनिटी के लिए कोई बिजली नहीं, कितना मज़ेदार ख्याल है, नहीं क्या? और वो अपनी डायरी से कहती हैं कि ये जो मज़ेदार ख़याल है, कौन सा ख़याल? कि यहूदियों के लिए बिजली का कट जाना, ये एक ख़याल है। और क्या ये मज़ेदार ख़याल नहीं है? वो अपनी डायरी में लिखती हैं। लेकिन कौन जानता है, ये अरसा इससे कम भी हो सकता है। एने फ्रैंक कहती हैं कि लेकिन कौन जानता है, ये जो अरसा है, ये जो लंबा वक्त है, ये कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है 4 साढ़े 4 बजते ही। वो लिखती हैं कि बहुत अंधेरा हो जाता है जब 4 और साढ़े 4 बजता है, और जब सूरज डूबने लगता है तो उस वक्त बहुत अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर छुपे हुए थे जो कि लोगों के जानने से बाहर था, यानी लोगों को ज़्यादा उस जगह के बारे में पता नहीं था। और इसलिए चूँकि वो जगह बहुत ही अंदर थी, सिर्फ वानदान जिस रूम में रहते थे, जिस कमरे में वो रहते थे, उसी कमरे का जो रोशनी थी उस कमरे में आती थी, और बाकी जो कमरा था वो अंधेरा था। और जैसे ही सूरज डूबने लगता और अंधेरा हो जाता। हम सब पढ़ नहीं सकते। एने फ्रैंक कहती हैं कि जब अंधेरा होना शुरू हो जाता है तो वो लोग पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए वो वक्त हम ऊल जुलूल हरकतें करके गुजारते हैं। फिर वो क्या कहती है कि जब पढ़ नहीं सकते क्योंकि अंधेरा हो जाता है, इसलिए वो क्या करते थे, वो सभी मिलकर ऊल जुलूल हरकतें करते थे और अपना वक्त गुजारते थे, यानी कि बेकार की हरकतें करते थे। हम पहेलियाँ बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। एने फ्रैंक कहती हैं कि जब अंधेरा हो जाता था और वो अपने टाइम को पास करने के लिए तरह तरह की उलझुल हरकतें करती थी, ऐसा हरकत जो कि कोई मायने ही नहीं रखता था। वो क्या कहती हैं कि वो पहेलियाँ बुझाती थी, यानी कि एक दूसरे से पहेली कहती थी, और अंधेरे में वो एक्सरसाइज करते थे, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते थे और किताबों की समीक्षा करते थे। किताबों की समीक्षा मीन्स किताबों को पढ़कर उनका विश्लेषण करते थे। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है। और वो कहती हैं कि वो कुछ भी करें लेकिन थोड़ी देर के बाद बोर लगने लगता है, क्योंकि उस बंद कमरे में, उस बंद घर में सिर्फ वो उतना ही काम कर सकते थे जितना वो घर के अंदर रहकर कर सकते थे। खाना बनाना, आराम करना,
लेकिन बाहर नहीं जा सकते थे, शॉपिंग नहीं कर सकते थे, खेल नहीं सकते थे। वो सभी घर के अंदर ही रहते थे। इसी वजह से सभी को बोर लगने लगता था। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला, दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना। एना फ्रैंक कहती हैं, चूँकि जो वक्त था वो बहुत बोर लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपना वक्त गुजारने के लिए एक नया तरीका खोजा। वो नया तरीका क्या था कि दूरबीन लगाकर वो दूसरों के घरों के कमरों में झांका करती थी। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता। एना फ्रैंक कहती हैं कि दिन के वक्त उनके घर के जो पर्दे थे वो नहीं हटाए जा सकते थे। जो भी खिड़की पर पर्दे लगे होते थे वो नहीं हटाए जा सकते थे, 1 इंच भर भी हटाने की जो परमिशन नहीं थी। लेकिन जब अंधेरा हो जाता था तभी वो अपने घर के पर्दे हटा सकते थे। इसमें कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि अंधेरा हो जाने के बाद किसी के कमरे में देखा नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ बिजली भी नहीं थी और अंधेरा हो जाता था। और ये जो बिजली की बात थी, उन्होंने पहले ही कहा है कि उन्होंने राशन से ज़्यादा बिजली उन्होंने यूज़ कर लिया है और हो सकता है कि बिजली भी कट जाए। इसलिए अंधेरा होने के बाद, चूँकि वो लोग छुपे हुए भी थे, इसलिए दुनिया के सामने वो खुद को जाहिर नहीं करना चाहते थे। इसलिए अंधेरा जब होता था तो अंधेरे में ही रहते थे। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। एना फ्रैंक बताती हैं कि जब वो दूरबीन लगाकर दूसरों के कमरों में झांका करती थी, जिनके घरों में रोशनी हुआ करते थे, तो वो क्या देखती थी कि उनके बहुत सारे पड़ोसी हैं। और जिस पड़ोसी को उन्होंने देखा था उनके बारे में वो कहती हैं कि उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था और सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक यानी दांतों वाले डॉक्टर एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। यानी कि एक बुढ़िया थी जो अपने दांत का इलाज कराने आई थी और वो डरी हुई थी, इसलिए जो दंत चिकित्सक थे उस डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहे थे, यानी कि उसका इलाज कर रहे थे। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पड़ती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं, दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे। यहाँ पर उन्होंने मिस्टर डसेल के बारे में बताया है और वो कहती हैं कि मिस्टर डसेल के बारे में उन्हें ये कहा गया था कि वो बच्चों से बहुत घुल मिल कर रहते हैं और उन्हें बहुत प्यार करते हैं और बच्चों के साथ उनकी बहुत अच्छी पड़ती है। एना फ्रैंक मिस्टर डसेल के बारे में कहती हैं कि दरअसल वो बाबा आदम के ज़माने के, यानी कि बहुत पुराने ज़माने के डिसिप्लिन के मास्टर हैं, डिसिप्लिन के टीचर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं। और चूँकि वो बहुत डिसिप्लिन वाले टीचर थे, इसलिए वो लंबे लंबे भाषण देने लगते थे। उन भाषणों को सुनकर ही नींद आने लगता था। क्योंकि मुझ अकेली को ही ये सुख मिला हुआ है कि मैं उनके साथ महाराज डसेल के साथ ये लंबोतरा संकरा कमरा शेयर करती हूँ। और चूँकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान ना धरूं। एना फ्रैंक कहती हैं कि चूँकि मुझ अकेली को ही, यानी कि वहाँ पर कौन कौन थे? एना फ्रैंक थी, मार्गोट थी और मिस्टर वानदान का एक बेटा था जिनका नाम था पीटर। वो लोग साथ में रहती थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि उन तीनों में से सिर्फ एना फ्रैंक ही अकेली ऐसी थी जो मिस्टर डसेल के साथ वो लंबोतरा यानी जो लंबा चौड़ा संकरा यानी नैरो कमरा शेयर करती थी। और चूँकि उन्हें ही 3 बच्चों में, यानी कि एना फ्रैंक, पीटर और मार्गोट, तीनों बच्चों में एना फ्रैंक को ही आम तौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता था। यानी कि मिस्टर डसेल क्या समझते थे कि एना फ्रैंक ही तुनक मिजाज है, कुछ भी बात कहो वो तुनक जाती है और बुरा मान जाती है, खर दिमाग है यानी बद दिमाग है, और एना फ्रैंक को ही ऐसा समझा जाता था।
एने फ्रैंक कहती हैं कि उनके पास यही एक उपाय बचता था कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार यानी मिस्टर डसेल की पुरानी डांट फटकार को सुनती रहे और भाषण की लंबी लंबी जो वो भाषण दिया करते थे उन्हें सुने, लेकिन ऐसा सुने कि उस पर ध्यान ही ना दें। उनके पास यही एक उपाय बचता था। और जब भी मिस्टर डसेल डांटते थे, फटकारते थे और लंबी लंबी भाषण देते थे, जब भी वो डांट फटकार करते थे, लंबी भाषण देते थे, तो एने फ्रैंक जो थी वो क्या करती थी कि उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी, ना सुनने का नाटक करती हूँ। और वो ऐसा नाटक करती थी जैसे कि वो मिस्टर डसेल की बात को सुन ही नहीं रही हैं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर हैं। एने फ्रैंक कहती हैं कि ये सारी बातें तो मैं खैर बर्दाश्त कर लेती, सहन कर लेती, उनकी डांट फटकार बर्दाश्त कर लेती, उनकी लंबी लंबी भाषणों को बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल जो थे वो अच्छे खासे चुगलखोर थे, यानी कि वो चुगली करते थे, किसी की बातों को दूसरों को बताते थे ताकि वो उन्हें डांट पड़े। और वो किसे चुगली करते थे, मिस्टर डसेल किसे चुगली करते थे? एने फ्रैंक से, एने फ्रैंक की माँ से एने फ्रैंक की चुगली करते थे। वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं, यानी कि मिस्टर डसेल सारी बातें एने फ्रैंक की माँ को बता देते थे कि किस तरह से एने फ्रैंक उनकी बातों में ध्यान नहीं देती। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता है, उपदेश मीन्स कोई सीख सिखाई होती है, कोई बात बताई होती है, और एने फ्रैंक उनकी बातों को नहीं सुनती है, तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है। तो उसी उपदेश को, उसी सीख को एने फ्रैंक को दोबारा से उनकी मम्मी से सुनना पड़ता था। और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा, यानी कि एने फ्रैंक की माँ उन्हें डांट देती थी। और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिसेस वॉन मुझे 5 मिनट बाद बुलवा भेजती है। एने फ्रैंक कहती हैं कि अगर एने फ्रैंक की किस्मत अच्छी होती, यानी कि जिस वक्त उन्हें अपनी माँ से डांट पड़ती थी, उन्हें अपनी माँ से उपदेश दोबारा से सुनना पड़ता था, और जब उनकी माँ उन्हें डांटती थी, और अगर एने फ्रैंक की किस्मत अच्छी होती तो मिसेस वॉन उन्हें 5 मिनट बाद बुलवा भेजती थी, यानी कि मिसेस वॉन एने फ्रैंक को उनकी माँ के सामने से बुलवा भेजती थी ताकि एने फ्रैंक की माँ ज़्यादा एने फ्रैंक को ना डांटे। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है, यानी कि अगर मिसेस वॉन उन्हें यानी एने फ्रैंक को बुला भेजती हैं, तो उस वक्त उनकी जो किस्मत है वो वाकई अच्छी होती थी, क्योंकि उन्हें यानी एने फ्रैंक को अपनी माँ से फिर ज़्यादा डांट सुनने को नहीं मिलता था। सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो और सारा दिन आपको हर तरफ से धुतकारा फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। एने फ्रैंक कहती हैं कि सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में, यानी कि हमेशा कुछ न कुछ नुक्स निकालने वाले परिवार में, हमेशा कुछ न कुछ बुराई बताने वाले परिवार में, अगर आप केंद्र में हो मीन्स कि सभी मिलकर आपके बारे में बुराई करे, आप में नुक्स निकाले, ये जताए कि आप में ही बुराई है और आप ही बदमिजाज हो, बददिमाग हो। जब आप केंद्र में हो और सारा दिन आपको हर तरफ से धुतकारा फटकारा जाए, हर कोई आपको डांट रहा है, हर कोई आपको झुंझला कर बोल रहा है, हर कोई आपसे अच्छा बर्ताव नहीं करता है, हर कोई आपसे ये कहता है कि आप बुरे हो, हर कोई आपसे ये कहता है कि आपने ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, और हर तरफ से अगर धुतकारा फटकारा जाए, तो ये सारी जो बातें हैं इनको झेलना आसान नहीं होता है, क्योंकि इंसान हमेशा उदास रहता है। और चूँकि हर कोई जब उसे बुरा कहता है, धुतकारता है, फटकारता है, तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सैड महसूस करने लगता है, खुद को बहुत ही ज़्यादा उदास महसूस करने लगता है। इसीलिए एने फ्रैंक यहाँ पर कहती हैं कि ये सब झेलना, यानी कि जब आपके परिवार में आपको धुतकारा फटकारा जाए, तो ये सारी जो बातें हैं वो झेलना आसान काम नहीं होता।
रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ, तो वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो ही सकती हूँ। एन फ्रैंक कहती हैं कि जब रात के वक्त वो बेड पर सोती थी तो वो अपने बारे में सोचती थी, दिन भर की बातों के बारे में सोचती थी कि किसने उनसे क्या कहा, किसने उनकी बुराई की और किसने उन्हें धुतकारा फटकारा। और वो अपने पापों के बारे में सोचने लगती थी कि क्या उन्होंने इतना ज़्यादा पाप किया है। और फिर बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में, यानी कि परिवार के लोग उनसे जब बढ़ा चढ़ाकर उनकी बुराई बताते थे, उनकी खामी बताते थे, उनकी कमियों को बताते थे, तो वो कहती हैं कि जो कमी एने फ्रैंक के बारे में बताई जाती थी, जो खामी बताई जाती थी, जो बुराई बताई जाती थी, वो बढ़ा चढ़ाकर बताई गई होती थी। यानी कि इतनी ज़्यादा एने फ्रैंक बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी सभी उन्हें बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में बुराई करते थे। तो जब ये एने फ्रैंक इसके बारे में सोचती थी, तो वो जो पाप थे, यानी कि जो बताया जाता था कि तुमने ये गुनाह किया है, तुमने ये पाप किया है और तुम्हारे अंदर ये खामी है, तो ये जो पाप थे, ये जो कमी थी, ये खामी थी, वो इतनी ज़्यादा होती थी कि एने फ्रैंक कहती हैं कि वो अपने मूड के हिसाब से या तो वो उन सभी पापों और सभी कमियों पर हंस सकती थी या तो वो रो ही सकती थी। अपने मूड के हिसाब से क्यों? क्योंकि इंसान कभी कभी खुश होता है, कभी कभी उदास होता है, तो इसीलिए वो कहती हैं कि अपने मूड के हिसाब से, यानी कि अगर वो खुश होती तो इन पापों इन कमियों में वो हंस सकती थी, और अगर वो उदास होती तो इन पापों और इन कमियों में वो रो सकती थी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं अपने पापों और कमियों पर हंस सकती हूँ या तो मैं अपने पापों और कमियों पर रो सकती हूँ। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ। इसके बाद एने फ्रैंक इस अजीब से ख्याल के साथ अपने खुद के बारे में बताई गई कमियों के बारे में जब वो सोचती थीं, तो इस अजीब ख्याल के साथ सो जाती थीं कि वो जो कुछ भी हैं वो उससे अलग होना चाहती हैं, ताकि उन्हें सब अच्छा कहे, ताकि उनके अंदर कोई कमी ना निकाले, या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। फिर वो कहती हैं कि वो जिस तरह से है या फिर वो जिस तरह से बनना चाहती हैं उससे अलग तरह से वो बिहेव करेंगी। क्यों वो ऐसा सोचती है? क्योंकि कोई भी उनकी बुराई फिर ना करे। मेरी प्यारी किटी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती, और इस कमी वाले वक्त में कागज़ को तोड़ मोड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। एना फ्रैंक फिर अपनी डायरी से कहती हैं कि मेरी प्यारी किटी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, यानी कि मैं अपनी बातों में तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं जो बात एक बार लिख देती हूँ उसे मैं काटना पसंद नहीं करती हूँ। और इस कमी वाले वक्त में, यानी कि ये जो उनका टाइम चल रहा था कि दूसरे अनजान जगह में छुप कर रहना, एक यहूदी होने की वजह से उन्हें छुप कर रहना पड़ रहा था, तो ये जो वक्त था, इस वक्त में कागज़ को तोड़ मोड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। यानी कि उस वक्त कागज़ में कुछ भी लिखकर और रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना था। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना। एना फ्रैंक कहती हैं कि इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही मशवरा दे सकती हूँ, यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को, यानी कि जो कुछ भी मैंने ऊपर लिखा है उसे दोबारा से मत पढ़ना, उसे दोबारा से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। यानी कि तुम्हें जो बात जो तुम पढ़ोगी उस बात का कोई भी मतलब तुम्हें नहीं मिलेगा। यानी कि एना फ्रैंक ये कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी लिखा है वो बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, इस वजह से तुम उसे पढ़ने की कोशिश मत करना। अगर तुम उसे पढ़ने की कोशिश करोगी तो तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आएगा। सिर पैर भी ना मिलना मीन्स कोई भी बात समझ में ना आना।
वो किसे कहती हैं? अपनी डायरी को कहती हैं। क्या कहती हैं? कि ऊपर लिखे बातों को मत पढ़ना, पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें उन बातों का मतलब भी समझ नहीं आएगा। तुम्हारी एन, फिर वो अपना नाम लिखती हैं। उन्होंने यहाँ पर क्यों लिखा है कि तुम्हें इन सारी बातों को समझ में नहीं आएगा? क्योंकि वो अंदर से बहुत उदास थी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ये समझती थी कि लोग उनकी बुराई करते हैं, उनके अंदर कमी निकालते हैं, और इस वजह से वो जैसी हैं उनसे अलग बिहेव करेंगी। और इसी वजह से उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ भी मैंने लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। एने फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा उदास थी, इसीलिए उन्होंने ये लिखा था। किसे लिखा था? अपनी डायरी को लिखा था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।